तो आज हमारे पास एलन मस्क का एक लंबा और काफी दिलचस्प इंटरव्यू है। हाँ, और ये सिर्फ टेस्ला के नए मॉडल या स्पेसएक्स के अगले लॉन्च के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भविष्य, काम का मतलब, पैसे की भूमिका और यहाँ तक कि हमारी हकीकत की प्रकृति के बारे में भी कुछ दिमाग घुमा देने वाले विचार हैं। और चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि वो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। तो आज हम इसी बातचीत की गहराई में उतरेंगे, कोशिश करेंगे वो बड़े आइडियाज निकालने की जिनसे पता चलता है कि मस्क दुनिया को देखते कैसे हैं और कैसे उनके सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, एक्स से लेकर टेस्ला, स्पेसएक्स तक, असल में एक ही बड़े मिशन का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और ये मिशन शुरू होता है एक बहुत बड़े दावे से। हाँ, मस्क का मानना है कि 20 साल से भी कम समय में एआई और रोबोट की वजह से हम में से किसी के लिए भी काम करना जरूरी नहीं रहेगा। ये बस एक शौक बनकर रह जाएगा। अगर आप काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा खोलते हैं। काम करना वैकल्पिक हो जाएगा। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है टेक्नोलॉजी से आने वाली प्रचुरता, जिसे अंग्रेजी में अबंडेंस कहते हैं। अबंडेंस। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा है। जब हमारे पास इतने एडवांस एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे जो हर काम कर सकते हैं, तो चीजों और सेवाओं का उत्पादन वो आसमान छू लेगा। हर चीज की भरमार होगी। वो इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं कहते। नहीं, वो इसे कहते हैं यूनिवर्सल हाई इनकम। यूनिवर्सल हाई इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? क्या सबके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? नहीं, ये उससे भी एक कदम आगे की बात है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी सामान या सर्विस के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, इंटरव्यू में वो कहते हैं, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। वाह। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। जैसे आज अगर आप चाहें तो अपने बगीचे में सब्जियां उगा सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है ना? सही बात है, दुकान से खरीद सकते हैं। बस भविष्य में काम करना भी वैसा ही हो जाएगा। एक शौक, जरूरत नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे एक तरह का मतलब ठहराव नहीं आ जाएगा समाज में? अगर किसी चीज के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो सुबह उठने की वजह क्या होगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इंटरव्यू में इस पर बात हुई है। मस्क खुद मानते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक चुनौती होगी। अच्छा। जब एआई हमसे हर काम बेहतर तरीके से कर सकेगा, चाहे वो आर्ट हो या साइंस, तो इंसानों के लिए अपने जीवन का मतलब ढूंढना वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये तो है। शायद तब हमारा काम एआई को दिशा देना और उससे सही सवाल पूछना रह जाएगा। पर यह सच है कि बिना संघर्ष के जीवन में एक खालीपन आ सकता है। और अगर चीजों और सेवाओं की कोई कमी नहीं होगी, तो फिर पैसे का क्या होगा? मतलब अगर पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो सिस्टम चलेगा कैसे? उनका जवाब इससे भी ज्यादा मौलिक है। वो Okay. कहते हैं कि पैसा धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, इसका आर्थिक कारण है डिफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति का उल्टा। जब एआई और रोबोट्स की वजह से चीजों का उत्पादन पैसों की सप्लाई से करोड़ों गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो हर चीज की कीमत गिरने लगेगी और गिरते गिरते शून्य हो जाएगी, लगभग। और तब पैसे की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर असली करेंसी क्या होगी? कुछ तो होगा ना लेन देन के लिए? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी। हाँ, मस्क का मानना है कि असल में ऊर्जा ही सच्ची करेंसी है। हर चीज को बनाने, ट्रांसपोर्ट करने, चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और जब हमारे पास सोलर पावर से चलने वाले एआई सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क होगा, तो ऊर्जा भी लगभग मुफ्त और असीमित हो जाएगी। उस भविष्य में पैसे का कॉन्सेप्ट ही शायद गायब हो जाए। तो एक तरफ हम काम और पैसे के बिना एक भविष्य की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर काम और पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? हाँ, और यहीं पर एकजुट चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आइडिया आता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, यही वो धागा है जो उनके सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ पिरोता है। वो इसकी तुलना एक इंसान के शरीर से करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक इंसान मतलब 20 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है। एक अकेली कोशिका बहुत कुछ नहीं कर सकती। सही है। लेकिन जब खरबों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं, तो एक सचेत इंसान बनता है जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और रॉकेट बना सकता है। और मानवता भी इसी तरह है? हाँ, उनका मानना है कि 8 अरब इंसान मिलकर वो कुछ कर सकते हैं जो एक अकेला इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और एक्स यानी पुराना ट्विटर,
वो इस एकजुट चेतना को बढ़ाने का एक जरिया है। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई थी। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हो सकता है? उनका मानना है कि अगर हम भाषा की दीवारों को तोड़ दें, जैसे एक्स पर ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता है, हाँ होता है, तो दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे जीनियस लोग एक दूसरे के विचारों को तुरंत समझ सकते हैं। अच्छा, एक वैज्ञानिक जापान में कुछ सोच रहा है और एक कलाकार ब्राजील में उसे तुरंत अपनी भाषा में पढ़कर उससे प्रेरित हो सकता है। ये मानवता के ग्लोबल ब्रेन को एक तरह से अपग्रेड करने जैसा है। एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाने की कोशिश। बिल्कुल, ताकि हम बड़ी समस्याओं को मिलकर सुलझा सकें। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इस ग्लोबल ब्रेन को अपग्रेड करके हम हासिल क्या करना चाहते हैं? ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना, चेतना के दायरे और पैमाने को इतना बढ़ाना कि हम ये समझ सकें कि ये सब कुछ क्यों है। वो डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का मजाकिया उदाहरण देते हैं। हाँ, वो जिसमें जवाब 42 आता है। बिल्कुल, उस किताब में सुपर कंप्यूटर सालों बाद जीवन का अंतिम उत्तर 42 बताता है। तब लोगों को एहसास होता है कि जवाब तो मिल गया, लेकिन असली मुश्किल तो सही सवाल पूछना था। अच्छा, मस्क के लिए चेतना का विस्तार हमें वही सही सवाल पूछने में मदद करेगा। और यहीं से बातचीत उस हिस्से में पहुंचती है जो सच में दिमाग को हिला के रख देता है। हाँ, सिमुलेशन थ्योरी। कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये बात मतलब हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी यादें, हमारे रिश्ते, सब कुछ किसी के सुपर कंप्यूटर पर चल रहा एक गेम हो सकता है। ये सोचना ही अजीब है। हाँ, और वो इसे मजाक में नहीं कहते। उनका तर्क वीडियो गेम्स की प्रगति पर आधारित है। वीडियो गेम्स? सोचिए, 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 सीधी लाइनें और एक चौकोर डॉट। हाँ, याद है। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं, जिन्हें पहली नजर में असली दुनिया से अलग करना मुश्किल है। सही बात है। अब इसी तरक्की को भविष्य में देखें। कुछ दशकों या सदियों में गेम्स असलियत से बिल्कुल अलग नहीं होंगे। तो इस बात की क्या संभावना है कि हम बेस रियलिटी में हैं? हाँ, मतलब असली दुनिया में क्या संभावना है कि हम इतिहास में वो पहली सभ्यता हैं जो इस लेवल पर पहुंची और हमसे पहले किसी ने भी ऐसे सिमुलेशन नहीं बनाए। सांख्यिकीय रूप से संभावना बहुत कम है। बहुत कम। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है, लेकिन उन्होंने इसमें एक और दिलचस्प परत जोड़ी है। उनका मानना है कि सबसे दिलचस्प परिणाम की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा यथार्थ इसलिए मौजूद है क्योंकि ये दिलचस्प है। दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग सिमुलेशन चलाते हैं वे उबाऊ सिमुलेशन को बंद कर देते हैं। जैसे स्पेसएक्स अपने रॉकेट लॉन्च के हजारों सिमुलेशन चलाता है, अगर कोई सिमुलेशन एकदम सामान्य है तो उसे हटा दिया जाता है। लेकिन जिन सिमुलेशन में कुछ अप्रत्याशित या अजीब होता है, उन्हें चलने दिया जाता है। तो अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी दुनिया कितनी दिलचस्प बनी रहती है। तो आप कह रही हैं कि दुनिया में होने वाली अजीब और नाटकीय घटनाएं असल में हमारे सिमुलेशन को बंद होने से बचाने का एक तरीका हो सकती हैं। वाह! और इसमें एआई की क्या भूमिका होगी? एआई इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा उलझा देगा। भविष्य के सिमुलेशन में जो नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स मतलब एनपीसीज होंगे, हाँ, गेम के वो किरदार जिन्हें कंप्यूटर चलाता है, वो इतने एडवांस्ड एआई पर आधारित होंगे कि उनसे की गई बातचीत किसी भी असली इंसान से ज्यादा गहरी और सार्थक हो सकती है। तो जब एक कंप्यूटर का बनाया किरदार आपसे किसी इंसान से भी ज्यादा समझदारी से बात कर पाएगा, तो आप कैसे जानेंगे कि क्या असली है और क्या नहीं? बिल्कुल, असलियत और सिमुलेशन के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो जाएगी। तो एक तरफ ये चेतना और यथार्थ जैसे बड़े सवाल हैं, लेकिन मस्क इन सवालों के जवाब खोजने के लिए जमीनी टूल्स भी बना रहे हैं। हाँ, और स्टारलिंक शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उस एकजुट चेतना की नींव रख सकता है। बिल्कुल। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है और ये आपस में लेजर से जुड़े हैं। अंतरिक्ष में एक डेटा का जाल। हाँ, एक तरह से। इसका सबसे बड़ा फायदा उन जगहों पर है जहां जमीन पर फाइबर केबल बिछाना मुश्किल है, जैसे दूर दराज के गांव, पहाड़ या फिर कोई आपदा वाला इलाका। अच्छा। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब हाल ही में रेड सी में अंडर सी केबल कट गई थी, तब भी स्टारलिंक नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अंतरिक्ष से चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये शहरों के लिए उतना कारगर क्यों नहीं है, जहां पहले से ही अच्छा 4G या 5G नेटवर्क है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत से टॉर्च जला रहे हो। ठीक है। नीचे जमीन पर रोशनी का गोला काफी बड़ा फैलेगा, है ना? हाँ। आप उसे एक सिक्के जितनी छोटी जगह पर फोकस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। स्टारलिंक के सैटेलाइट के साथ भी यही होता है। वो लगभग 550 किलोमीटर ऊपर है, तो उसका बीम जमीन पर एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। तो शहर के किसी एक छोटे से हिस्से जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर उसे फोकस नहीं किया जा सकता। सही पकड़े।
इसलिए डेटा की स्पीड बहुत सारे यूजर्स में बढ़ जाती है और वो शहर के घने नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों का पूरक है, उनका प्रतियोगी नहीं। हाँ, अभी के लिए तो यही है। और इंटरव्यू के आखिर में भारत के युवा उद्यमियों के लिए भी एक सीधा संदेश था। हाँ, और ये उनके पूरे दर्शन को एक तरह से समेटता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना होना चाहिए। मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं। नहीं, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप समाज को जितना देते हैं उससे कम लेते हैं। मतलब आप एक नेट कंट्रीब्यूटर बने। नेट कंट्रीब्यूटर? हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा अपने आप आएगा। पैसे का सीधे पीछा करने के बजाय समाज के लिए वैल्यू बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप सीधे खुशी का पीछा नहीं कर सकते, आप उन चीजों का पीछा करते हैं जो आपको खुशी देती हैं। बिल्कुल वही बात, पैसा एक साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के काम आए, जो समाज को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर देखें तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट तक मस्क के हर काम के पीछे एक ही सोच दिखती है। हाँ, एक ही धागा। मानवता की एकजुट चेतना का विस्तार करना, ताकि हम इस ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व के बड़े सवालों के जवाब खोज सकें। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। मस्क ने कहा कि एक अच्छे भविष्य के लिए ये जरूरी है कि एआई को हम सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा, मतलब ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरोसिटी जैसी चीजों को महत्व देना सिखाएं। इंटरव्यू में यह भी जिक्र है कि प्राचीन ग्रीस में, जहां से पश्चिमी दर्शन की शुरुआत हुई, ज्यादातर लोग किसान या मजदूर थे। सही है, दार्शनिक तो बहुत कम थे। हाँ, हमें सिर्फ कुछ गिने चुने दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु के विचार ही मिलते हैं। तो अब एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां एआई हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा और काम सिर्फ एक शौक होगा। तो क्या पूरी मानवता के पास आखिरकार वो समय और मानसिक ऊर्जा होगी कि उन दार्शनिक सवालों से जूझ सके जो कभी कुछ ही लोगों तक सीमित थे? क्या हम सब दार्शनिक बन जाएंगे? शायद। ये सोचने वाली बात है।